देखो अपन ने बात की थी लास्ट टाइम इसी तरीके से अपनी एक सीरीज चली थी एमसीक्यू की। और आज वापस अपन एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे। ये आपके जो भी एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीके के लगभग आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 25 लगभग समथिंग कुछ आते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो सीएचएसएल के एग्जाम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या होता है कि जो प्रश्न पुराने आए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं एसएससी बैंक, एसएससी रेलवे में वहीं से वापस प्रश्न पुटअप करते हैं। रेगुलरली आप देखोगे तो पीवाईक्यू प्रश्न से ही नया प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर अपन ने पहले भी इस तरीके की एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज वापस अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भाई दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द ब्लैक ऑफ रिवर, मतलब कि दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे चार ऑप्शन, एक तो कोशी, यमुनोत्री, यमुना या गंगोत्री, चार ऑप्शन दे रखे। इनमें से दिल्ली जो है वो कहां पर स्टेब्लिश्ड है? बताओ। यमुना। और कोई? और कोई? गंगा वाले? गंगा नहीं है। चलो तो याद रखना दिल्ली जो है वो कहां पर स्टेब्लिश्ड है, किस नदी के किनारे है? तो याद रखना यमुना के किनारे। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कोशी नदी। कोशी नदी है ना। ये कोशी जो नदी है, कोशी जो रिवर है, वो बिहार राज्य में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? बिहार। तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक। कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बिहार का शोक? ये कोशी नदी जो है बिहार का जो, बिहार पूरा जो सिटी है, पूरा शहर है, उसके ज्यादा मतलब कि जो प्रवाह क्षेत्र है वो इस तरीके से है कि जैसे ही कोशी नदी जब बारिश के समय प्रवाहित होती है तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है बिहार में। इसलिए इसे कोशी नदी को बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। याद रखना है बिहार का शोक कोशी नदी। फिर दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है या फिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना आपको यमुना नदी के तट पर। व्हाट इट? गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है उसको अपन बोलते हैं गंगोत्री। क्लियर? ये गंगोत्री, वहां पर फिर गंगा नदी एक्चुअल में जब वहां से ओरिजिन प्लेस स्टार्ट होता है तो वहां कहीं ना कहीं आप सुनोगे कि गंगा नदी को जो है वो पहले गंगा नदी नहीं कहते हैं। तो पहले जहां से वो ओरिजिन प्लेस होता है वहां से इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। तो गंगा का सबसे पहले नाम क्या होता है? याद रखना आपको, भागीरथी। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई गंगा नदी का ओरिजिन प्लेस जहां से स्टार्ट होता है, जहां से इसका उद्गम होता है, वहां से वो किस नाम से निकलती है? तो आपको याद रखना भागीरथी के नाम से निकलती है। क्लियर? गॉट इट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स का दे रखा है कि भाई किसी व्यक्ति की कुल आय का एक भाग उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? बचत, अधिशेष, जमा राशि या फिर अतिरिक्त। इंग्लिश में दे रखा है देखो, पोर्शन ऑन द इंडिविजुअल टोटल इनकम स्पेंड ऑन सेविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेविंग। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सेविंग। सेविंग क्यों कहते हैं सर? क्या है इसमें? क्या कहना क्या चाह रहा है? ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल, एक भाग जो है वो खर्चा करा रहा है तो दूसरा भाग जो है वो बचाएगा ही। तो एक भाग में मतलब उसका खर्चा हो गया तो दूसरा भाग बचाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बचत, यानी कि भी सेविंग। आप वे अकाउंट वगैरह भी होगा आपके। एक तो अकाउंट कैसा होता है? बिजनेस अकाउंट। एक होता है सेविंग अकाउंट। स्टूडेंट जब लगभग स्टूडेंट के जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो कैसा अकाउंट खुलवाते हैं? आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो। बिजनेस अकाउंट खुलवाते हो क्या? बिजनेस अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? प्रश्न आ गया। बिजनेस अकाउंट और आपके सेविंग अकाउंट्स में क्या डिफरेंस होता है? मेजर डिफरेंस क्या होता है? किसे कहेंगे आप बिजनेस अकाउंट और किसे कहेंगे सेविंग अकाउंट? रेगुलर ट्रांजेक्शन, ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के लिए अपन कैसा अकाउंट यूज में लेते हैं? बिजनेस अकाउंट। क्योंकि सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है और वहां पर उतना ही आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस अकाउंट में नो लिमिट। और इंटरेस्ट का भी कुछ होता है कि वहां पे इंटरेस्ट कम होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है सेविंग अकाउंट में। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेविंग अकाउंट। सेविंग है ना, इसको क्या कहेंगे अपन? सेविंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वापस जियोग्राफी का दे रखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत यानी कि साउथर्न इंडिया की बात करें, फॉर एग्जांपल ये अपना भारत है। फॉर एग्जांपल ये अपना क्या है? भारत। अब भारत की सबसे ऊंची यानी कि भारत में भी कौन से भारत? तो साउथर्न की बात कर रहा है कि भाई साउथ इंडिया जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। नंबर एक ऑप्शन दे रखा है अनाईमुदी, डोडा बेटा, अमर 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 अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। क्या आएगा इसका? अमनाईमुडी। एनीवन? और? हाजी, महेंद्र महेंद्रगिरी। और कोई? रोहित? ए। तो राइट आंसर इसका है
अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर दक्षिण भारत नहीं आए, यहाँ पर केवल आता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, एनीवन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो अपन दक्षिण भारत की बात कर ली, क्लियर। तो भारत की अगर आपको पूछे तो याद रखना भारत की जो हो जाएगी वो हो जाएगी नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत माला है वो है ना, जिसे अपन और क्या कहते हैं, केटू भी कहते हैं, याद रखना है। तो भारत के सबसे ऊंची आए तो नंदा देवी, लेकिन दक्षिण भारत की पूछे तो क्या याद रखना है आपको, अनाईमुडी, क्लियर। और ये अमरकंटक वाली जो पहाड़ियां है, अमरकंटक की पहाड़ियां कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो याद रखना है लगभग एमपी वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर आपको ये दिखाई देगी। महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां है वो इलायची के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, इलायची और मसालों के लिए फेमस है। ये आपको याद है। डोडा बेटा भी वो भी आपके साउथर्न ही हिल से है, साउथर्न जो पहाड़ियां है, दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां, उनमें से ही एक कौन सी है, डोडा बेटा है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई पहला पूर्ण इंडियन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया, वापस बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, कौन से साल में भारत का सबसे पहला यानी भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया बैंक था, आपको बताना है कौन सा बैंक था, वो भी बताना है और ये भी बताना है कब किया गया था। नंबर 1 ऑप्शन दे रखा है 1794, 1894, 1896 या फिर 1902, एनीवन, 1896 और कोई, 1894, हाँ और कोई, 70, 1794 और कोई, अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। तो याद रखना है पहला पूर्ण इंडियन बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, याद रखना है आपको कौन सा नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक कब स्टेब्लिश हुआ था, तो याद रखना है 1894, मतलब कि इंडियन, टोटली प्योरली ये इंडियन के द्वारा स्टेब्लिश किया गया बैंक था। तो सबसे पहले कौन सा है, तो याद रखना है आपको 1894 में। लेकिन कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, प्रश्न ये भी तो आ सकता है कि भाई साहब इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है याद रखना आपको, इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। क्या अभी वर्तमान में लाहौर भारत में पड़ता है क्या, नहीं, तो ये वर्तमान में कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है ये लाहौर। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो लाहौर वाला जो पार्ट है वो अब कहां पर चला गया है, पाकिस्तान में। लेकिन एक्चुअल में हम बात कब की करें, 1894 यानी कि 1894 की बात करें, उस समय कहीं ना कहीं भारत का एकीकरण नहीं, विभाजन नहीं हो रखा था। तो वहां पर जो है हमारे भारत में जो पहला पंजाब नेशनल बैंक स्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा था, तो याद रखना है लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखना है 1894 में। पिक लेना चाहो तो ले लो, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्लियर। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, एक मिनट एक मिनट, पंजाब नेशनल बैंक में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, किस व्यक्ति का योगदान रहा इसको स्टेब्लिश करवाने के लिए, तो अगर ये प्रश्न आए तो याद रखना लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा, मतलब कि भारत में सबसे पहले बैंक स्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा था, पंजाब नेशनल बैंक का। तो वो कौन है, लाला लाजपत राय। कहां पर स्टेब्लिश हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। कब हुआ था, याद रखना 1894 में। अब आप क्लिक कर सकते हो, क्लियर, लाला लाजपत राय। हाँ, याद हो रही है क्या बातें, बातें या हाँ एक भर दो, याद हो रही है ना बातें कंप्लीटली। तो बैंक से रिलेटेड ये प्रश्न आपके आ सकता है कि भाई पहला बैंक जो है स्वदेशी बैंक। लेकिन मैं अगर पूछूं भारत में भारत का पहला बैंक जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था या फिर उसका नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे, भारत का पहला बैंक, पहला बैंक, ये तो मैंने बताया हुआ इसलिए वापस पूछ रहा हूं, पहला बैंक इसका नाम क्या था, एक बार यही बता दो। चलो, ब्रिटिश बैंक, एनीवन और, एक तो ब्रिटिश बैंक, रोहित कह रहा है सर इसका नाम था ब्रिटिश बैंक। लेकिन क्या मैंने आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान बताया था, क्या बताया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक था, आपको याद रखना है। ये अंग्रेजों के समय स्टेब्लिश हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, तो 1870 में हुई थी। कब हुई थी, 1870 में हुई थी। याद रखना है भारत का पहला बैंक जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था
वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और वो था कब स्टैब्लिश हुआ था, तो याद रखना 1870 में हुआ था। लेकिन अगर मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि भाई पहला भारतीय द्वारा यानी कि भारत अपना देसी बैंक, लोकल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, तो याद रखना आपको ये बैंक हुआ था अपने पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखो दे रखा है कि ये गुलबर्ग जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है। आपको बताना है कि गुलमर्ग इज लोकेटेड ऑन द स्टेट ऑफ, कहां पर ये कौन से राज्य में स्टेट है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, गलत। चलो, ये आंसर देखो आपके सामने दे रखा था, है ना, क्या दे रखा था, सामने दे रखा था, तो थोड़ा ध्यान देना था। कहां पर है, कर्नाटक में। क्लियर, कर्नाटक में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 31 मतलब कि जिले हैं, उसमें से एक जगह, एक जिले का नाम क्या है, गुलबर्ग। ये गुलबर्ग जिला जो है वो कहां पे पड़ता है, याद रखना है, कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका जो है गुलबर्ग, ये आपको मैसूरी कहां पे पड़ता है, ये भी आपके कर्नाटक में पड़ता है। मैसूरी भी कहां पे पड़ता है, कर्नाटक। बेंगलुरु कहां पड़ता है, बेंगलुरु को क्या कहते हैं अपने इंडिया की सिटिकॉन वैली, है ना, सिटिकॉन वैली क्यों कहते हैं, टेक्नोलॉजी का काम है ना, तो वैली ऑफ सिटिकॉन वैली कहते हैं इसको, याद रहेगा। इसका राइट आंसर गुलबर्ग का राज्य, गुलबर्ग जो है वो कहां पर या फिर कौन से राज्य में स्थित है, गुलबर्ग एक्चुअल में है क्या, क्या है ये, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, जिला है। क्यों इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर भी जो है वो कई प्रकार के न्यू मिनरल्स मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, इसलिए ये चर्चाओं में रहा था। क्लियर। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, अगर प्रश्न यह आए ना कि भाई महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे जो इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था, तो एक तो नाम याद रखना चंदोली नेशनल पार्क, क्या नाम है याद रखना है, चंदोली नेशनल पार्क। और एक याद रखना है मालावन नेशनल पार्क, क्या नाम है याद रखना है, मालावन। ये दोनों लोकेटेड है नेशनल पार्क कहां पर, तो याद रखना है महाराष्ट्र में लोकेटेड। महाराष्ट्र के ये दोनों इंपोर्टेंट है, आप थोड़ा माइंड में रखना, दोनों ही इंपोर्टेंट है। क्लियर। फिर आंध्र प्रदेश की जो है, आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आंध्र प्रदेश जो है ये आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य, भाषा के ऊपर मतलब लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला भारत का पहला राज्य है। प्रश्न ये आ गया कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, याद रखना है आंध्र प्रदेश, यानी स्टेब्लिश्ड हुआ जो लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्टेट, तो याद रखना है आपको कौन सा है वो, भाषा के आधार पर। ये मैंने शायद बताया हुआ है जानवी, भाषा के आधार पर पहला है ना राज्य, कौन सा है, याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना। अब तो बताओ, अब बताया हुआ है मैंने ये, हाँ, कब हुआ था, तो याद रखना आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है ना वो 2014 में अलग हुआ था। कब हुआ था, 2014 में। और 2014 में आपको पता हो तो 29वां जिला बना था अपना तेलंगाना। क्लियर। लेकिन भाषा के आधार पर क्यों, क्या हुआ था ऐसे, तो वहां पर भाषा को लेके मूवमेंट चल रहे थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वाले जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के, वहां पर जब भी उस समय अपने 1956 की बात है, वो जब ये पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर, कब बना था ये, 1956 यानी 1956 में बना था ये। और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो जैसे भाषण देने जाते थे तो लोग जो है वो टमाटर फेंकते थे, कोई चंपल फेंकता था कि ये बार बार आ जाता है, कोई काम का तो है ही नहीं, हम सब लड़ रहे मर रहे, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है हम पे। तो वो ध्यान देने के लिए भी पंडित जी ने कहा कि यहाँ ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, तेलुगु, तो ठीक है इनको अलग कर लेते हैं। ये कौन बोलेगा, तमिल, तो इनको अलग कर देते। तेलुगु और तमिल भाषाई लोग जो थे एक्चुअल में वो एक ही रीजन हुआ करता था, मद्रास। और मद्रास में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह सारे टोटली ये रीजन हुआ करते थे। तो तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश में, और जो तमिल बोलने वाले थे उनको तमिलनाडु में। उनकी एक सीमा जो है तैयार करवा दी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1956 में। कौन सा स्टेब्लिश हुआ था, आंध्र प्रदेश। कौन किस आधार पर, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था अपने भारत का, याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना। कब, लगभग याद रखना है आपको 2014 में। क्लियर, व्हाट इट, आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में। क्लियर। एमपी में आपको याद रखना मैक्सिमम नेशनल पार्क है। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, डायरेक्ट प्रश्न आएगा, तो याद रखना है मध्य प्रदेश।
भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वहीं पे है। अगर प्रश्न आए भारत में बाघों की संख्या वाला सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है, तो याद रखना है एमपी। लेकिन अगर आपको पूछे कि भारत में बाघ घनत्व के मामले में नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, तो याद रखना है कर्नाटका। याद रखना है कर्नाटका, यानी कि डेंसिटी के मामले में, डेंसिटी, ये तो मैं संख्या बता रहा हूँ, यानी बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन डेंसिटी पूछे अगर उसकी कि बाघों की यानी टाइगर डेंसिटी के मामले में कौन सा, कहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो वो है कर्नाटक। नंबर 3 पे कौन है, तो याद रखना है आपको, नंबर 3 पे है असम। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क आ सकता है आपको, एक सिंग वाला गेंडा, है ना, याद रखना। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, कहां पर है, असम में है। क्लियर। और वो भी अभी चर्चाओं में रहे ये सारे विषय जो है मैं बता रहा हूँ ना, 2025 के करंट के विषय है ये, क्योंकि वहां पर जो बाघों का घनत्व निकाला गया तो उसमें पाया गया कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कॉमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड अंडर द, किसके, जो वाणिज्यिक बैंक होती है वो किसके तहत विनियमित किया जाता है उनको, याद रखना है आपको। इसमें देखो फर्स्ट ले गए कंपनीज एक्ट, कंपनी का एक्ट था एक अपने 1850 का, क्या उसके तहत हुआ था ये, या फिर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, या फिर बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, या फिर इंग्लिश कंपनी जो है थी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो कब की, तो एक्ट बना हुआ था 1844। राइट आंसर क्या होगा इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कोई याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसके तहत कौन से बैंकों का जो है विलय, कौन से बैंकों को विनियमित किया था, तो याद रखना है वाणिज्यिक बैंक। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, भारत का पहला कमर्शियल बैंक, भारत का पहला कमर्शियल बैंक। और कोई वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक कौन सा है पहला भारत का, अवध कमर्शियल बैंक। याद रखना है कौन सा है, अवध वाणिज्यिक बैंक या फिर अवध कमर्शियल बैंक, है ना, ये भारत का पहला। लेकिन वाणिज्यिक बैंकों को जो नियमित करने का काम करता है वो कौन करता है, कौन किसके तहत किया जाता है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है अपने यहाँ पे, कब का, 1949 से। तो 1949 से बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट बना हुआ है, उसके तहत इन बैंकों को क्या किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों को विनियमित किया जाता है। याद रखना है आपको, विनियमित किया जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि भाई ये जो आरबीआई लिखा हुआ है ना, तो ये आरबीआई जो है कहाँ लिखा हुआ है, ये सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आरबीआई की बात करें तो भारत में जितने भी बैंक है उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है एक्चुअल में, तो आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, लोन प्रोवाइड करवाता है सबको, है ना, लेकिन वो मैक्सिमाइज, मिनिमम मैक्सिमम कितने, खुद की उसके अंदर कितनी पावर है कि वो किसी बैंक को इतना लोन दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन देना है, तो वो मैक्सिमम खुद के पावर से यानी खुद की शक्ति से कितना लोन दे सकता है वो। क्लियर। लेकिन उसकी कोई एक टोटल राशि भी होती है, वो बतानी है आपको, इतने पैसे वो दे सकता है। एनीवन याद नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलो, लेकिन आपको याद रखना है जो आरबीआई आप बात करते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1934 में नहीं हुई थी। 1934 में था आरबीआई को लेके क्या बना था, एक्ट बना था। ठीक है, लेकिन एक्ट बनने के एक साल बाद, यानी कि हम बात करें 1935 की, 1935 की बात करें तो उस समय जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुआ, याद रखना है 1935 में। आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में। लेकिन भारत में आरबीआई के वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है, भारत में आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई प्रेजेंट, संजय, याद रखो। हाँ जी, संजय वाला ही है, कौन, संजय मल्होत्रा, संजय सिंघानिया, संजय खन्ना,
संजय मल्होत्रा। और संजय खन्ना कौन है? चीफ जस्टिस है अपने चीफ जस्टिस है अभी थे थोड़े टाइम पहले, है ना। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में कौन है अपने? संजय मल्होत्रा, भारत के वर्तमान में। क्लियर। जीके के क्वेश्चन आ नहीं रहे, क्या बात है। आ गया, ये आ गया, लो बोलते ही आ गया चलो। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से कर रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया द टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब पास होती है। टॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताना, कर रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर निकलती है? त्रिपुरा एंड मिजोरम, अजय, आसाम एंड त्रिपुरा, और कोई? त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो फॉर एग्जांपल मैं भारत की अगर बात करूं तो अपने भारत की में सबसे पहले जैसे ये नेक्स्ट स्लाइड शायद वही है ना, ये रही देखो। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ये यहाँ से होके देखो, यहाँ पे इसके आसपास देखो कौन नजर आ रहा है? त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा कहाँ है? ये रहा देखो। ये मिजोरम जो बोल रहे थे ना, मिजोरम वाले तो गलत हो गए, है ना। आसाम भी गलत हो गया, तो नेक्स्ट ऑप्शन बाकी क्या रहा अभी देखो आप। आसाम वाला आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है ना। त्रिपुरा, त्रिपुरा जरूर आ रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो त्रिपुरा है क्या? हाँ त्रिपुरा है, लेकिन दो जगह पे, लेकिन ये भी मतलब नहीं होगा नहीं। अब बताओ नागालैंड त्रिपुरा या फिर नागालैंड मिजोरम। अब यहाँ एक बार और देख लो, नागालैंड कहाँ पे पड़ता है? ये रहा नागालैंड। नागालैंड में भी नहीं है। क्लियर। तो याद रखना ये कहाँ पर आएगी, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके मिजोरम और त्रिपुरा। चलो यही बोला था आपने, चलो वेरी गुड। अब देखो, लेकिन समझ में तो आया ना। देखो भारत में टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर रेखा, अगर ये प्रश्न आए तो याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 कौन कौन से? एक तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर ये अपने छत्तीसगढ़, फिर ये अपने क्या लिखा हुआ है झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ये अपने बांग्ला, ये अपने ये त्रिपुरा और ये मिजोरम वाला पार्ट। क्लियर। तो इधर से होकर क्या निकलते हैं अपने 8 राज्यों से होकर टोटली, याद रखना 8 राज्यों से होकर निकलती है भारत से। प्रश्न ये भी तो आ सकता है ना, प्रश्न ये आ सकता है कि भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? तो याद रखना है 8 राज्यों से। लेकिन क्या ये 8 राज्यों में अपना राजस्थान है क्या? यस या नो? यस। अभी तो देखा अपने राज्य से होकर गुजरी है ना। अरे क्या कर रहे हो ऐसे। ये अपना आ गया देखो गुजरात, ये अपना राजस्थान आ गया सेकंड नंबर पे, है ना। राजस्थान के सब जस्ट नीचे के पार्ट देखो, ये नीचे वाला पार्ट बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला पार्ट, है ना, यहाँ से होकर गुजरती है। ये आप कहाँ पे बैठे हो? आप यहाँ पे बैठे हो उदयपुर में। जस्ट इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे से होकर जा रही है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टोटली तो 8 राज्य है, अपने राजस्थान से भी गुजरती है, याद रखना है। क्लियर। तो कितने, ये प्रश्न क्या पूछ रहा था? कहाँ से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्लियर। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब देखो मिजोरम की बात आ रही है, तो मिजोरम जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, याद रखना है। विश्व का, भारत का ही नहीं बता रहा हूं मैं, किसका बता रहा हूँ? विश्व का। विश्व का सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक बारिश अगर कहीं पे होती है, कौन सी जगह पे होती है सर्वाधिक बारिश? तो याद रखना है सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? मिजोरम में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है मासिनराम। क्या नाम है? मासिनराम। मासिनराम जो है, मासिनराम, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब बारिश होती है विश्व की। ये एक ऐसी जगह है, और ये अपने भारत के कहाँ पर है? तो याद रखना मिजोरम में पड़ती है। मिजोरम मेघालय के आसपास है ना पूरा ये वाला पार्ट। और यहाँ पर तीन जो है पहाड़ियां भी बनी हुई है, गारो, खासी और जयंतिया। क्या क्या कहते हैं इसे? गारो, खासी और जयंतिया। और सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, ये पूरा ये मासिनराम में पड़ती है ना, ये तीनों जो पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, गारो, खासी और जयंतिया, तीनों तीनों जो पहाड़ियां है वो कहीं ना कहीं यहीं पे पड़ती, यही इसी जगह के आसपास के क्षेत्र का नाम है। ये गारो, खासी और जयंतिया एक्चुअल में जो हिल है, जो पहाड़ियां है, ये पहाड़ियों के नाम कैसे पड़े? तो आपको याद रखना यहाँ पर रहते हैं ट्राइब्स। कौन रहती है? ट्राइब्स, यानी कि जनजातियां रहती है। क्या रहती है? जनजातियां, ट्राइब्स रहती है। और इन ट्राइब्स के ऊपर ही यहाँ पर मतलब गारो नाम की ट्राइब्स रहती है, खासी नाम की ट्राइब्स रहती है, जयंतिया नाम की ट्राइब रहती है। जैसे होता है ना किसी का नाम कास्ट की नाम, अपन अपने जैसे आपकी क्या कास्ट है, ठीक है, वैसे ये कास्ट के नाम है, गारो, खासी और जयंतिया। तो ये तीनों एक्चुअल में कौन सी कास्ट है? ट्राइबल वाली है ना, ट्राइबल एरिया जो होती है जो टीएसपी में आते हैं।
वो वाली है। वैसे टीएसपी में कौन आता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं। मैं बात भी वही कर रहा हूँ, पर्वत की बात कर रहा हूँ। तीनों पर्वतों के नाम है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला है ना, ये याद रखना, मिजोरम। क्लियर। अब ये नागालैंड दे रखा है, तो नागालैंड की राजधानी अगर पूछे, कैपिटल पूछे आपको, राजधानी नागालैंड की कैपिटल बताओ, एनीवन? नागालैंड की कैपिटल, कैपिटल ऑफ नागालैंड, कोहिमा। याद रखना है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। प्रश्न देखो, ये ऐसे तो आते जीके के प्रश्न, स्टैटिक्स टाइप के आते, ऐसे प्रश्न आते नॉर्मल। आपको यहाँ पर नॉर्मल लग रहे, लेकिन वहां नहीं लगते है ना एक्चुअल में। यहाँ पे भी नहीं लग रहा अभी, ये अभी कभी जीवन में नहीं सुना ये कोहिमा नाम, सुना तो है ना। ये नागालैंड की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ नागालैंड, याद रखना क्या है, कोहिमा। मैं आपको कंप्लीटली पूरा टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे जो शो हो रहा है उसकी इर्द गिर्द बातें बता रहा हूँ आपको, और एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। व्हाट इज, चलो असम की राजधानी क्या है, एक बार ये बता दो। गुवाहाटी, गुवाहाटी है ना असम की। और सिक्किम की क्या है, गंगटोक। क्या है, गंगटोक। हाँ, घूम के आए हो क्या, सबसे बढ़िया जगह है पता है घूमने लायक। अभी अपने उदयपुर से गया था, टूर गया था स्टूडेंट्स का, आप लोग नहीं गए दिवाली पे, जाना चाहिए था, क्या एग्जाम था इसलिए। चलो, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टेक्स्ट। आपको बता रहे डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से, एक्साइज या फिर सेल, इनकम टैक्स या फिर नॉन ऑफ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे, हाँ जी। हम्म, कैसे समझाओगे, तो देखो जैसे आपकी कोई एक किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे हो, तो ये आपकी 1 लाख सैलरी, कितनी है, 1 लाख सैलरी है। ये 1 लाख सैलरी एक्चुअल में आपकी ग्रोथ सैलरी है। कैसी है, ग्रोथ सैलरी है ना, टोटली मतलब कि ऑल मिला के। लेकिन इसमें से गवर्नमेंट जो है लगभग 1 लाख का लगभग आपके 10% काट रही है, तो लगभग कितने पैसे ले रही है आपके, 10,000 रुपये तो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये तो आपके 10,000 रुपये तो क्या हो गई, कटौती हो गई। अब पीछे कितने रहे, 90,000 समथिंग कुछ रहे, सब है ना। तो 90,000 जो रहे वो आपकी क्या हो गई, नेट सैलरी हो गई। क्या हो गई, नेट सैलरी। तो ये जो आपका डायरेक्ट जो 10,000 जो कटा है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये आपकी इनकम टैक्स ही कहेंगे। ये कौन, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है उनके द्वारा आपके कटौती की जाती है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर इनकम टैक्स, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं आता, यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ आता अप्रत्यक्ष कर, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होता, अप्रत्यक्ष कर, सर्विस टैक्स, और कोई। हाँ, हाँ, अप्रत्यक्ष कर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया। वेरी गुड, क्या नाम है, जीएसटी। जीएसटी कैसा एक टाइप से, जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखना जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। क्या अभी जीएसटी कम हो गई है, हाँ, इसलिए कार किस किसने खरीदी है, किस किस के घर पे नहीं कार आई है, आइए। चलो, स्कोडा, स्कोडा किसने लिए, फॉर्चूनर, और कौन, क्रेटा, स्विफ्ट डिजायर, क्या क्या नाम है, गजब गुजब है। अभी नहीं लगी है, चलो लग जाएगी, पढ़ाई तो कर रहे हो ना, लग जाएगी वो भी। तो देखो ये जीएसटी जो है ना, ये कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी यहाँ पे जैसा अभी पहले जो अब व्हीकल्स वगैरह खरीदते थे ना आप, उस पे 28% का टैक्स था, कितना, 28% का, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी आप खरीद रहे हो। लेकिन अभी हाल ही में इसमें 10% कम कर दिया गवर्नमेंट ने, कितना कम किया है, 10%। तो अभी आप वो भी व्हीकल खरीदोगे तो उसमें आपको जीएसटी से कितना देना पड़ेगा, जीएसटी 18%, यानी कि 10% का आपको फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक है, कितने की आ रही है, 1 लाख की आ रही है, आ रही थी, तो उसमें 28% का जीएसटी लग रहा था। लेकिन अभी 1 लाख की बाइक में 18% का जीएसटी लगेगा, तो उसमें आपको कितने परसेंट का फायदा होगा, लगभग 10% का। तो वो 1 लाख की बाइक अभी आपकी कितने में पड़ेगी, 90,000 में पड़ेगी लगभग। क्लियर, समझ में आ रही है। तो ये जीएसटी कैसा टैक्स है, टैक्स इनडायरेक्ट। तो अपने डायरेक्ट की बात करेंगे तो कौन आएगा, इनकम टैक्स। क्लियर, डायरेक्ट की बात आए तो इनकम टैक्स। समझ में आ रही है ना बातें, तो इसका राइट आंसर हो गया सी।
फिर देखो ये वापस आ गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की आपको झील का नाम बताना है कि विश्व की फ्रेश वाटर झील कौन सी है जो सबसे गहरी भी है और सबसे पुरानी भी है। सबसे गहरी और सबसे पुरानी दोनों की बात कर रहा है और सबसे फ्रेश है, सबसे ताजा वाटर। झील का कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी। चलो और कोई? ए ऑप्शन क्या है? टिटिका का। और कोई? बी। और कोई? याद रखना है। तो याद रखना लेक बेकाल, यानी कि बेकाल जो झील है, बेकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। याद रखना ये प्रश्न आरएस के जो एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी का जो लेवल होता है ना, वहां पे भी ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न कहाँ आया हुआ है? यूपीएससी में भी आया हुआ है। लेकिन अब वाली यूपीएससी में आया हुआ है क्या? नहीं, अब वाली यूपीएससी में आया हुआ है। ये यूपीएससी के 2022 या फिर 2023 के कोई एग्जाम प्रीलिम्स में ये पूछा गया था कि विश्व की या दुनिया की सबसे पुरानी झील या फिर सबसे गहरे पानी की झील या फिर सबसे ताजे पानी की झील। तो आपको आंसर देना था कौन सी झील है? बेकाल झील। यानी बेकाल लेल जो है वो सबसे डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड फ्रेश वाटर वाली झील है। बेकाल झील जो है वो कौन सी कंट्री में पड़ती है? अगर ये प्रश्न आ गए, क्या ये भारत में पड़ती है क्या बेकाल झील? तो अमेरिका में, जर्मनी में, रशिया में। वेरी गुड। याद रखना ये कहाँ पर पड़ती है? रशिया में। तो रूस में ये जो है वो आपके बेकाल झील लोकेटेड है। तो बेकाल झील का अगर प्रश्न पूछे कि बेकाल झील कहाँ पर लोकेटेड है, तो प्रश्न क्या है? उत्तर क्या जाएगा आपके? रूस। लेकिन फ्रेश वाटर वाली बेकाल, सबसे ओल्डेस्ट बेकाल, सबसे जो है डीपेस्ट तो भी याद रखना है बेकाल। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व की, एनीवन इसमें से अगर ऑप्शन दे रखे हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, चिल्का। छिलका कहाँ गया? छिलका उतर ही नहीं रहा है। लो चलो ये और ए टिटिका का सीधा बी बाकी है। तो याद है ना लेक सुपीरियर। सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर जो झील है, सुपीरियर झील जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील याद रखना आपको, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक। क्लियर? भारत की बात नहीं करें, विश्व की बात करें। अब बार बार ये छिलका उधर नहीं रहता। अब ये चिल्का झील जो है ना एक्चुअल में हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना है आपको, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यानी कि आपके ये खारे पानी की झील है ना, याद रखना है भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। कैसी है झील है? खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का कहां से आएगी? ये भारत की है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कोई है क्या? नहीं है। वेरी गुड, इनमें से तो नहीं है। तो किसी कोई और नाम होगा उसका, तो उसका और नाम याद है ना, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी। कैस्पियन सी अगर गए आपको तो याद रखना है ये कैस्पियन सी जो है या फिर कैस्पियन जो सागर है इसी को विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियर ओल्डेस्ट डीपेस्ट एंड फ्रेश वाटर वाली तो बेकाल। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। बेकाल झील कहाँ पे लोकेटेड है? रूस में। कहाँ पे लोकेटेड है? रूस में। अब ये ऑल दे रखा है टिटिका का झील। टिटिका का झील, एनीवन? टिटिका का झील ये भी मीठे पानी की ही वाटर है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। लेकिन ये कहाँ पर पड़ती है, कौन से कंट्री में पड़ती है अगर ये पूछे तो आपको? टिटिका का विच ऑफ द लोकेटेड इन टिटिका का? यूरोप महाद्वीप में है ना, याद रखना टिटिका का कहाँ पर है? यूरोप। ये लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हाँ वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या है? 1935। क्या होगा इसका राइट आंसर? 1935। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन मेरा प्रश्न अब यही खत्म नहीं होता है, मेरा प्रश्न यहां से शुरू होगा कि भाई आपने बता दिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में अगर पूछूं मैं कि इसके गवर्नर कौन है तो आप क्या कहोगे? संजय मल्होत्रा। लेकिन क्या आरबीआई जो है बैंक एक ऐसी बैंक है जो दूसरों को लोन देती है? यस या नो? बैंक्स को लोन देती है।
लेकिन किसी व्यक्ति को लोन दे सकती है क्या? तो इसका राइट हो गया रॉन्ग? नो, मतलब किसी को भी नहीं देती, केवल किसी को देती है, बैंक्स को ही लोन देती है। लेकिन वो बैंक को जो लोन प्रोवाइड करवाती है उसको एक्चुअल में अपन क्या कहते हैं? लोन कहेंगे क्या बैंक्स को? सीसीआर, सीआरआर, एक होता है एसएलआर, एक होता है एसडीआर, ठीक है। इन चारों में से क्या होगा? तो याद रखना ये होगा, क्या होगा? एसडीआर। ये नहीं होगा, ये तो रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ये है तो उससे रिलेटेड है, आरबीआई से रिलेटेड है ये सारी चीजें, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? एसडीआर। तो आरबीआई के बारे में मैं वैसे यहाँ पे और बताने वाला था, लेकिन ये एक्चुअली में अपन पहले बात करके आ गए, तो ये यहीं पे फिनिश होता है। आरबीआई की स्थापना आपको याद रखनी है कब हुई थी? 1935 में। लेकिन इसका एक्ट कब बना था? 34 में। वेरी गुड। जब बना था? 34 में। इसका आंसर अगर एक्ट की पूछे तो एक्ट याद रखना 34। पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? कमर्शियल बैंक अवध। कमर्शियल बैंक कौन सा है? अवध। लेकिन भारतीय भारतीय द्वारा स्टेब्लिश किया गया पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून किसके कारण होता है? ये बताना है आपको कि मानसून जो है वो किसके कारण होता है? राइजिंग टेम्परेचर और बारिश आ रही है ना, वो बारिश क्यों आती है, कब आती है? देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, मॉनसून इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स, या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या होगा? चार में से एक कोई ऑप्शन। डी। हाँ रोहित कह रहे डी। आगे मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, जानवी। वेरी गुड। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण क्या होता है? हवाओं का मौसमी उत्करण। अब ये समझना थोड़ी बात है, जैसे हम बात करते हैं अपने, ये फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है, ये अपना क्या है? भारत है। अब जहां एक तो होता है क्या? हाई प्रेशर। एक तो क्या होता है? हाई प्रेशर। एक होता है लो प्रेशर। अब आप बताओ, हाई प्रेशर जहां होगा वहां टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, गर्म। तो हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहां टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा होता है? नहीं, जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पर हाई प्रेशर ज्यादा होता है, याद रखना है। और जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। मतलब लो प्रेशर कहां बनता है, याद रखना है आपको, कहां बनता है? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। और हाई प्रेशर कहां होता है? जहां पर टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होता है वहां पर ही जो है वो आपके कहा क्या होगी? बारिश होगी। तो अपने यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे राजस्थान में जब ज्यादातर क्या टेम्परेचर हाई रहता है एनी टाइम। समझ में आई बात है? इसलिए अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? राजस्थान में बारिश कम होती है। लेकिन ऐसा अब नहीं होता है, पहले होती थी। अब तो अपने राजस्थान में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ की हालत आ जाते हैं। कई बार क्या आ जाते हैं? बाढ़ की हालत आ जाते हैं। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर को आप समझना, विंड्स के ऊपर ही हवाओं का जो है, हवाएं कैसे जाती है? तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है ना। लो प्रेशर कहाँ बनेगा? तो लो प्रेशर जो है वो अपने टेम्परेचर जहाँ पे कम होता है वहां बनेगा, और हाई प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी, वहां बनेगा, है ना। तो ये मानसून जो आ रहा है अपने इंडिया में कहीं से भी आएगा अगर मानसून, तो वो किसके कारण आएगा? लो प्रेशर के कारण आएगा या फिर हाई प्रेशर के कारण आएगा? हाई प्रेशर के कारण आएगा या लो प्रेशर के कारण आएगा? हाई प्रेशर के कारण आएगा। क्लियर? याद रहेगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, है ना। ये याद रखना, सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड्स, यानी जैसे ही हवाएं मौसम की तरफ जो है वो करती है। ये क्लिक करना है क्या? क्लिक करना है क्या? ये प्रश्न आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश नहीं हुई क्या आज? क्लास नहीं है? चलो एक मिनट में जो भी होगा। प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड, देखो उत्पादन फलन आगत और किसके बीच जो है क्रियात्मक संबंध संदर्भित जो है करता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनपुट एंड आउटपुट, उत्पाद या फिर उपसजी या फिर सेवा। हाँ जी। याद रखना है क्या होगा? रोहित क्या कह रहा है? इनपुट, आउटपुट। चलो वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या है? आउटपुट, है ना।
क्या बोल रहे थे ये? प्रोडक्ट बोल रहे थे, प्रोडक्ट कैसे होगा? प्रोडक्ट तो कब होगा? आउटपुट तो इससे हमें, देखो ये क्या कह रहा है, आगत और क्रियात्मक के बीच में संबंध बताना है आपको, ठीक है। अब आगत फलन जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन का मतलब ही तो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन का मतलब ही तो प्रोडक्शन होता है, तो वो तो प्रोडक्ट तो वैसे ही नहीं होगा, ये तो पहले ही डायरेक्ट ही ऑप्शन कटेगा। अब वो इससे क्या होगा, तो इससे हमें आउटपुट मिलता है ना, प्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलेगा, इसलिए तो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन, वरना क्यों बनाते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आउटपुट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर सर्विस होती है सर्विस तो होती है लेकिन पैसे भी तो ले रहे हैं ना, तो सर्विस नहीं कह सकते, बिना पैसे की अगर कोई है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सर्विस। लेकिन जहां पर पैसे की बात आएगी वहां पर सर्विस बंद हो जाएगा, वहां सर्विस नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, विच मूवमेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया था? यानी कि आपको बताया ना कि भी इसको एक्साइट करने के लिए कौन सा आंदोलन भारत में स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट एंड, ये सब आप लोगों ने क्या बैंकों में पढ़ रखे क्या सारे? राइट आंसर कैसे दे रहे हो? चलो, एक तो ये क्या दे रखा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और नॉन कॉर्पोरेशन, फिर सिविल, तो ये कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वदेशी। यानी स्वदेशी मूवमेंट जो है इसके तहत भारत में, ये किसके तहत स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस समय, हमारे भारत में कौन सी बैंकों का गठन किया गया था, याद रखना है, वाणिज्यिक बैंकों का गठन किया गया था। लेकिन भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टेब्लिश हुआ था, या फिर कब की बात है, जब ये अपने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट याद रखना, 1942। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942। प्रश्न सीधा आएगा, 1942 में कौन सा मूवमेंट, तो याद रखना है 1942 में भारत में कौन सा मूवमेंट था, कौन सा था, याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है भारत में? 1920, थोड़ा सा चुक रहे हो, 1919, और कोई? तो 1905, 1911, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड गलत है आपने, किस कौन से मूवमेंट के लिए, तो स्वदेशी मूवमेंट के लिए। तो स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1905 से लगाकर 1911 तक। तो ये आपने स्वदेशी मूवमेंट का क्या था, टाइम पीरियड था, ये आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अब अंग्रेज आप भारत छोड़ दो, हम भारतीय जो है हमारे भारत को चला सकते हैं, हम इतने अभी सक्षम हो गए, इतने हम शिक्षित भी हो गए, आप लोगों से हमने जो है कॉपी पेस्ट सब कुछ कर लिया है, हमें पता चल गया है पढ़ाई कैसे करनी है, हमें ये भी पता चल गया है कि एक देश को चलाने के लिए किस व्यवस्था की जरूरत होती है, हमें ये भी पता चल गया है कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हमें ये भी पता चल गया है कि हम भी अपनी एक ऐसी राज्य व्यवस्था स्टेब्लिश कर सकते हैं जिसमें एक लोकतांत्रिक कंट्री स्टेब्लिश हो जाए, यानी रिपब्लिक के मामले में हम भी अब आगे है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज छोड़ नहीं रहे थे, तो छोड़ नहीं रहे थे, तो फिर अगस्त प्रस्ताव आया था, उस समय जो है वो अपने ये भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन करने वाले मुख्य नेता कौन थे, तो याद रखना है, कौन थे, गांधी जी। गांधी जी ने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी सबसे ज्यादा। तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन भी गांधी जी का, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी इनका, तो ये तीनों कहीं ना कहीं गांधी जी से रिलेटेड है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करूं तो इस समय कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना, ये इसमें आएंगे स्वदेशी आंदोलन में। ये खुद के लिए लड़ रहे थे, यानी कि अब जो भी होगा वो हमारा होगा, अंग्रेज आप सब लोग चले जाओ, जो भी है हम हमारा खुद का होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, तो स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजों को हटाओ देश से। इसलिए इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, कब हुई थी ये? भारत छोड़ो आंदोलन याद है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये कल पूछूंगा जब नेक्स्ट वापस स्लाइड आएगी, तो ये आपको बताने, मुझे कल मैं वापस पूछूंगा आपको, है ना, ये दोनों कब हुए थे, और इसकी थोड़ी दो दो लाइनें भी पूछ सकता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नहीं है? क्लास का टाइम हो गया या फिर सारे बड़े थे, बट एक बार नहीं करी क्लास कैसी थी, ये समझ में आ रही थी आपको? इस क्लास को कंटिन्यू रखो, नहीं अपनी वो डेली ना 10 मिनट काम हो जाएगा।
आएगा अमेरिका में पूछना आगे चल ठीक है इसको वैसे वो अभी लास्ट 50